प्यारे बच्चों, नमस्कार। जेसीईआरटी के डीजी स्कूल में आपका स्वागत है। मैं अनुपमा आज आप लोगों के साथ आप लोगों की विज्ञान की पुस्तक विज्ञान और प्रौद्योगिकी के अध्याय 17 के पाठ पौधों एवं जंतुओं का संरक्षण पर चर्चा करूंगी। बच्चों, यह इस पाठ का पहला वीडियो है। पौधों एवं जंतुओं का संरक्षण, यह इस पाठ का शीर्षक है। संरक्षण का अर्थ होता है बचा कर रखना, उन्हें नष्ट न करना। तो बच्चों, पौधों एवं जंतुओं को बचा कर रखना क्यों आवश्यक है, क्यों उन्हें नष्ट नहीं करना चाहिए, आज हम लोग इन्हीं सब बातों पर चर्चा करेंगे। चलिए, इसके लिए हम लोग एक कहानी सुनते हैं। गर्मी की छुट्टियों के बाद आज विद्यालय खुला है। कुछ बच्चे छुट्टियों में घूमने गए थे अपने दोस्तों के साथ। वे अपने अनुभव को बांटने के लिए बहुत उत्सुक हैं। उनमें से कुछ बेतला राष्ट्रीय उद्यान गए थे, कुछ भगवान बिरसा जैविक उद्यान घूमने गए थे और कुछ दलमा वन्य जीव अभयारण्य गए थे। तो बच्चे आपस में अपने अनुभवों को साझा कर रहे थे और वे काफी उत्साहित और खुश थे। कक्षा में इस बात की चर्चा हो रही थी कि आखिर इन उद्यानों को बनाने का कारण क्या है। बच्चों, आप लोग जानते हैं फर्नीचर बनाने के लिए लकड़ी कहाँ से आती है, या ईंधन के लिए हम लकड़ी कहाँ से लाते हैं, कृषि के लिए भूमि कहाँ से प्राप्त होती है। इन सभी कार्यों के लिए वनों को समाप्त किया जा रहा है, अर्थात लकड़ियां वनों से लाई जाती हैं और वनों में लगे हुए पेड़ों को काटा जा रहा है। पेड़ों का काटना, वनों का कम होना जीवों के अस्तित्व के लिए एक बहुत बड़ा खतरा बनता जा रहा है और इससे मानव जाति भी खतरे में है। बच्चों, आप लोग जानते हैं कि हम सभी जीव प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से पौधों पर ही निर्भर हैं। तो जब पेड़ों को काटा जा रहा है, पेड़ कम हो रहे हैं, तो सभी जंतुओं का अस्तित्व संकट में पड़ गया है। जंगलों में आग भी लगती है जिसे दावानल कहा जाता है। इस कारण भी पेड़ नष्ट हो जाते हैं। इसी तरह भीषण सूखा भी वनों को समाप्त करता जा रहा है। तो वनों का इस तरह नष्ट होना वनोन उन्मूलन कहलाता है। वनोन उन्मूलन, वन और उन्मूलन इन दो शब्दों को जोड़कर बना है। वन का मतलब जंगल और उन्मूलन का अर्थ होता है नष्ट करना। तो वनोन उन्मूलन का अर्थ हुआ जंगलों को नष्ट करना। वनोन्मूलन का अर्थ है वनों को समाप्त करने पर प्राप्त भूमि का अन्य कार्यों में उपयोग करना, और यह दो कारणों से होता है। पहला है प्राकृतिक कारण, जिसमें आते हैं दावानल अर्थात जंगलों में लगी आग और भीषण सूखा। दूसरा है मानव निर्मित कारण, और इसमें आता है कृषि के लिए भूमि प्राप्त करना, शहरीकरण मतलब घरों एवं कारखानों का निर्माण, और फर्नीचर बनाने के लिए अथवा लकड़ी का ईंधन के रूप में उपयोग। तो ये सभी पेड़ों को काटने के कारण है। चलिए, अब हम लोग वनोन्मूलन के परिणामों पर चर्चा करते हैं। बच्चों, आजकल जंगल के हाथी गांव में क्यों घुस रहे हैं? क्यों वे मकानों को क्षति पहुंचाते हैं? क्यों वे फसलों को बर्बाद करते हैं? वनोन्मूलन से हम कई प्रकार के जंतुओं का आवास समाप्त कर रहे हैं। उनके खाने की वस्तुएं नष्ट हो गई हैं, उनका अस्तित्व खतरे में पड़ गया है। आप लोग जानते हैं कि बहुत सारे जंतु जो हैं वे अपने भोजन के लिए, आश्रय के लिए जंगलों पर निर्भर हैं, और जब जंगल खत्म हो रहे हैं, कम हो रहे हैं, तो उनका आवास और साथ ही साथ उनके भोजन का संकट भी उत्पन्न हो गया है। वनोन्मूलन से पृथ्वी पर ताप एवं प्रदूषण के स्तर में वृद्धि होती है। इससे भौम जल स्तर नीचे जा रहा है। गर्मियों में आप लोगों ने देखा है कि अधिकांश कुओं या चापानलों का पानी सूख जाता है। नदियों और अन्य जलाशयों में भी पानी की कमी हो जाती है,
और इस कारण प्राकृतिक संतुलन बिगड़ता जा रहा है। यदि वृक्षों की इसी प्रकार लगातार कटाई चलती रही तो वर्षा एवं भूमि की उर्वरता में कमी आ जाएगी। वनोन्मूलन से बाढ़ तथा सूखे जैसी प्राकृतिक आपदाओं की संभावनाएं भी बढ़ जाती हैं। बच्चों, आप लोग जानते हैं प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में पौधों द्वारा भोजन बनाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता होती है। पौधे वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और अपना भोजन बनाने के बाद ऑक्सीजन निर्मुक्त करते हैं। इस तरह से पर्यावरण में कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन के बीच में संतुलन बना रहता है। कम वृक्षों का अर्थ है कार्बन डाइऑक्साइड के उपयोग में कमी आना, जिससे वायुमंडल में इसकी मात्रा बढ़ जाती है और यह पृथ्वी द्वारा उत्सर्जित ऊष्मीय विकिरणों को ग्रहण कर लेती है। हवा में जो बढ़ी हुई कार्बन डाइऑक्साइड है, यह पृथ्वी के द्वारा जो उत्सर्जित ऊष्मीय विकिरण है उन्हें ग्रहण कर लेती है और परिणाम स्वरूप विश्व उष्णन होता है, अर्थात हमारी पृथ्वी जो है यह लगातार गर्म होती जा रही है, पृथ्वी के तापमान में वृद्धि होती जा रही है और इसका परिणाम है वातावरण में बढ़ी हुई कार्बन डाइऑक्साइड। और यह कार्बन डाइऑक्साइड कैसे बढ़ रही है? क्योंकि हम लोग पेड़ों की संख्या को कम करते जा रहे हैं, पेड़ों को काटते जा रहे हैं, जंगल कम होते जा रहे हैं। पृथ्वी के ताप में वृद्धि से जल चक्र का संतुलन बिगड़ता है। आप लोग जानते हैं बच्चों, ज्यादा पेड़ अर्थात ज्यादा वाष्पीकरण, और जब ज्यादा वाष्पीकरण होता है तो वर्षा भी अधिक होती है। कम पेड़ अर्थात कम वाष्पीकरण, और कम वाष्पीकरण अर्थात वर्षा की दर में भी कमी। तो इससे हमारे जल चक्र का संतुलन बिगड़ता है, वर्षा दर में कमी आती है और इस कारण सूखा पड़ जाता है। भूमि पर वृक्षों के कटने से मृदा अपरदन अर्थात मिट्टी का कटाव अधिक होता है और मृदा की ऊपरी परत हटने से नीचे की कठोर चट्टानें दिखाई देने लगती हैं। इससे मृदा में ह्यूमस की कमी होती है और उर्वरता भी अपेक्षाकृत कम होती है। धीरे धीरे उर्वरा भूमि मरुस्थल में परिवर्तित हो जाती है और इस क्रिया को हम लोग मरुस्थलीकरण कहते हैं। वनों उन्मूलन से मृदा की जल धारण क्षमता तथा भूमि की ऊपरी सतह से जल के नीचे की ओर अंतःस्रवण पर भी विपरीत प्रभाव पड़ता है, जिसके परिणाम स्वरूप बाढ़ आती है। मिट्टी पानी को सोख नहीं पाती है, वर्षा का पानी बह करके इधर उधर चला जाता है और इससे बाढ़ आती है। मृदा के अन्य गुण जैसे कि पोषक तत्व, गठन इत्यादि भी वनोन्मूलन के कारण प्रभावित होते हैं। तो बच्चों, आप लोगों ने देखा कि वनोन्मूलन के कितने गंभीर प्रभाव होते हैं। हम लोगों को अब सचेत हो जाना चाहिए और हमें पेड़ों को काटना बंद करना चाहिए, बल्कि इसके बदले हमें अधिक से अधिक संख्या में पेड़ों को लगाना चाहिए। चलिए हम लोग कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को जान लेते हैं। सामान्य वर्षा से 50% कम वर्षा होने पर सूखाग्रस्त क्षेत्र उत्पन्न होता है। यदि वर्षा काल में एक सप्ताह में 5 मिलीमीटर से कम वर्षा होती है और यह स्थिति निरंतर 4 सप्ताह तक बनी रहती है तो फसलें सूख जाती हैं। इसे कृषिगत सूखा कहा जाता है। बच्चों, आप लोगों को पता है कि हमारे राज्य के गढ़वा, पलामू, लातेहार, चतरा और गोड्डा ये 5 जिले सूखाग्रस्त क्षेत्र हैं, जहां वार्षिक वर्षा 110 सेंटीमीटर से भी कम होती है। चलिए अब हम लोग वन एवं वन्य प्राणियों के संरक्षण पर चर्चा करते हैं। आप लोग जानते हैं वनों की कटाई से वन्य जीव बेघर हो जाते हैं और उनके खाने की चीजें नष्ट हो जाती हैं। अतः जैविक महत्व के क्षेत्रों का संरक्षण हमारी राष्ट्रीय परंपरा का एक भाग है। संरक्षण मतलब उन्हें बचाना, उनकी रक्षा करना। चलिए हम लोग एक वन्य कर्मचारी महेश्वर जी का अनुभव सुनते हैं। महेश्वर जी बताते हैं कि हमारे व्यक्तिगत प्रयासों
एवं समाज के प्रयासों के अतिरिक्त सरकारी एजेंसियां भी वनों एवं वन्य जंतुओं की सुरक्षा हेतु कार्यरत हैं। सरकार उनकी सुरक्षा एवं संरक्षण हेतु नियम, विधियां और नीतियां बनाती है। इसके अंतर्गत कई वन्य जंतु अभयारण्य, राष्ट्रीय उद्यान, जैव मंडल संरक्षित क्षेत्र इत्यादि का निर्माण किया गया है, जो पौधों और जंतुओं के लिए संरक्षित एवं सुरक्षित क्षेत्र है। बच्चों, आप लोग सुंदरलाल बहुगुणा के चिपको आंदोलन के बारे में जानते हैं। इसी तरह का एक आंदोलन हमारे झारखंड के खूंटी जिला में 27 से 29 नवंबर 2003 के बीच जंगल बचाओ आंदोलन चलाया गया था। इसके बैनर तले वनों को संरक्षित करने हेतु कठोर एवं ठोस कदम अपनाने के लिए हमारे राज्य के लोग जंगल के संरक्षण और संवर्धन के लिए प्रयासरत हैं। चलिए अब हम लोग वन्य प्राणियों के आवासों का संरक्षण पर चर्चा करते हैं। हमारे देश में इस ओर कई महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं। वन्य जीवों के सुरक्षा के लिए मनुष्यों का वन में प्रवेश निषेध है, मतलब मना है, मनुष्य जंगल में नहीं घुस सकते हैं। कुल 77 राष्ट्रीय उद्यान बनाए गए हैं। 1986 में वन्य जीवों की सुरक्षा हेतु मानव एवं जैव मंडल कार्यक्रम शुरू किया गया है। अभयारण्य में मनुष्यों की स्वतंत्र गतिविधि निषेध है। कुल 421 वन्य प्राणी अभयारण्य बनाए गए हैं। कुल 14 जैव मंडल संरक्षित क्षेत्र निर्धारित हैं। 1972-73 में WWF अर्थात वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड के द्वारा बाघ परियोजना शुरू किया गया। कुल 19 बाघ संरक्षित क्षेत्र बनाए गए हैं। तो ये हैं हमारे सरकार की तरफ से वन्य प्राणियों के आवासों के संरक्षण के लिए किए गए कुछ कार्य। चलिए अब हम लोग जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र की संरचना के बारे में जानते हैं। इसके अंतर्गत 3 क्षेत्र निर्धारित किए जाते हैं। पहला है कोर क्षेत्र, जिसमें मनुष्यों की कोई भी गतिविधि निषेध है। दूसरा है बफर क्षेत्र, जिसका उपयोग शिक्षा एवं शोध कार्य के लिए किया जाता है। तीसरा है ट्रांजिशन क्षेत्र, यह सबसे बाहरी क्षेत्र में स्थित होता है, जो आदिवासियों के पारंपरिक ढंग से जीवन यापन हेतु स्वतंत्र है। चलिए अब हम लोग झारखंड के राष्ट्रीय उद्यान और वन्य जीव अभयारण्यों के बारे में जानते हैं। तो साहिबगंज में है उधवा जल पक्षी अभयारण्य, कोडरमा में है गौतम बुद्ध वन्य अभयारण्य, कोडरमा में ही कोडरमा वन्य प्राणी अभयारण्य भी है। इसी तरह से गिरिडीह में है पारसनाथ वन्य जीव अभयारण्य, हजारीबाग में हजारीबाग वन्य जीव अभयारण्य है, चतरा में लावा लोंग वन्य जीव अभयारण्य है, पलामू में पलामू वन्य जीव अभयारण्य है, लातेहार में महुआ टांड भेड़िया वन्य जीव अभयारण्य है, गुमला में पालकोट वन्य प्राणी अभयारण्य है और पूर्वी सिंहभूम में दलमा वन्य जीव अभयारण्य है। और साथ ही बच्चों, आप लोग लातेहार के बेतला राष्ट्रीय उद्यान के बारे में तो सुने ही हैं, क्योंकि जैसा कि हम लोगों ने पहले ही बताया कि कक्षा के बहुत सारे बच्चे बेतला राष्ट्रीय उद्यान गए थे। बच्चों, आज इस भाग में इतना ही। अगले भाग में हम लोग वनस्पति जात और प्राणी जात किसे कहते हैं उस बारे में चर्चा करेंगे। मिलते हैं बच्चों अगले वीडियो में। तब तक स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू।